अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं क्यू गार्डन में मौजूद हूँ। क्यू गार्डन जो है वो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाग है पौधों की कलेक्शन के लिहाज से। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा पौधे एक बाग में जो मौजूद हैं वो ये है। तो ये इस लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बाग है पौधों की कलेक्शन के लिहाज से। ये लंदन में है, यानी सेंट्रल लंदन से ये हाफ़ एन आवर यानी आधे घंटे की दूरी के ऊपर है और मेरे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे तकरीबन ओवर 60,000 से ज़्यादा पौधों की कलेक्शन मौजूद है पूरी दुनिया के। इस बाग की जो हिस्ट्री है ये काफ़ी पुरानी है। ये आज से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसका जो काम जो शुरू हुआ था इस बाग का, वो 1299 में शुरू हुआ था। आज से आप कह सकते हैं 700 साल पुराना पहले का शुरू होया हुआ है। उसके बाद ये जिसको प्रॉपर जो ओपनिंग हुई थी आम लोगों के लिए भी, वो 1759 में हुई थी। आप कह सकते हैं 200-250 साल पहले। जो इंग्लैंड का जो किंग जॉर्ज है, ये किंग जॉर्ज की जो है ये समर होम है। यानी इंग्लैंड का जो पुराना किंग जॉर्ज था, ये उसका जो समर होम है, जो गर्मियों छुट्टियां को गुजारता था वो यहाँ पे गुजारता था आके। तो इस बाग की एक और अच्छी इस बाग की एक और यूनिक है कि दुनिया का वाहिद पार्क है जिसकी अपनी पुलिस है। यानी जो आम जो पुलिस जो शहर की होती है वो तो होती है, लेकिन इसकी एक अपनी पुलिस है यहाँ पे जो इसकी देखभाल करती है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको उसका बाग को भी दिखाऊंगा और इसकी कलेक्शन दिखाऊंगा और डिफरेंट से दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख भी रहे हैं, ये इसके अंदर इन हाउस जो है पौधों का महफूज किया गया है। कई पौधे जो अब इंग्लैंड के माहौल के मुताबिक ग्रो नहीं कर सकते तो उनको फिर डिफरेंट तरीके से महफूज किया गया। तो ये वन ऑफ द बिल्डिंग का मेरे बैक पे भी देख रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इस बाग के डिफरेंट हिस्से दिखाऊंगा कि ये बाग काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको डिफरेंट दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंट यहाँ की हिस्ट्री क्या है और ये क्या यहाँ की कलेक्शन क्या है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसमें वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। जो आज का मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का अक्स जो सामना है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 अरब लोगों को है। जो हमारे बरस के पाक व हिंद के अंदर ये चीज़ जो है वो बहुत आम है, जिसका सामना हर इंसान को किसी न किसी टाइम में पड़ता रहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि हमारा माशरे के अंदर हमारे माशरे की इक़दार डिफरेंट है। क्योंकि हमारे माशरे में इसके ऊपर काफ़ी देर की डिबेट चल रही है और ये सदियों से चल रही है। तो मैं उस बारे में बात करूंगा, मैं किस चीज़ की हमायत नहीं करूंगा। मैं दोनों जो हैं दोनों के बारे में आपके सामने रख दूंगा। फैसला अब आपने खुद करना है। मुझे जब बाहर आने का मौका मिला और मुझे दुनिया देखने का मौका मिला अल्लाह के फजल से, तो मुझे काफ़ी कुछ और सीखने का मौका मिला। कई चीज़ें जो हमारे माशरे में थी, जो उसका सामना मैं बचपन में करता आया था, उसकी चीज़ों को मैं थोड़ी क्लैरिटी आई, उनको समझने का मौका मिला। कई मुस्लिम ममालिक में भी गया और मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड भी बने, जिसमें जो अरबी फ्रेंड हैं। तो उसमें मेरा एक लेबनानी फ्रेंड था, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, तो उसके मुझे बात करने का मौका मिला। तो उसकी शादी हो रही थी, तो उसको अपनी तस्वीरें दिखा रहा था, अपनी मंगेतर की, अपनी बहन की के, और वो देख रहा था। अभी शादी उनकी नहीं हुई थी तो उनके आम से अपनी तस्वीरें दिखा रहा था। तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि हमारे माशरे में तो वो चीज़ों को इतना अच्छा नहीं समझते। तो मैंने उस चीज़ से पूछा उस बारे में, तो उसने कहा कि हमारे माशरे में लेबनान में ये चीज़ हमारे लेबनान में इस चीज़ को बहुत आम लिया जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और आप उसका जब घर जाते हैं बताते हैं उसके माँ बाप को कि मैं अपनी बेटी को पसंद करता हूँ, तो वो आपको मिलते हैं। अगर आप अच्छे किरदार के मालिक हैं, अगर आप ठीक हैं, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है। जो मेरी हैरानगी थी, तो उसने मेरे से सवाल किया कि आपका माशरा किस तरह का है, आपके पाकिस्तान में क्या होता है। तो उसको बताया कि पाकिस्तान में भाई इसका मेरे बिल्कुल उल्टा है। हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि लव मैरिज जो है वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप और इस चीज़ को एक और वालिदैन जो होते हैं वो अपनी वो ज़्यादातर जो है वज़न जो है वो अरेंज मैरिज के लिए है। तो उसके लिए चीज़ बड़ी हैरानगी की बात थी। एक और चीज़ उसने मुझे बताई, उसने कहा कि अगर मैं इस बातों से जब बात हो रही थी, उसने एक और चीज़ बताई कि अगर मेरा कोई दोस्त है, मुझे अगर उसकी कोई बहन पसंद आ गई है, अगर उसकी बहन को पसंद करता हो तो मैं आसानी से जाकर उसको कहूँगा मुझे तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बहन पसंद है। तो वो चीज़ को अच्छा समझते हैं। क्योंकि होता ये है कि बचपन से जिस दोस्त को जानते हैं वो अगर वो पता हो किस किरदार का मालिक है, वो क्या काम करता है, तो उसके लिए आपके लिए रिश्ता करना आसान नहीं होती है। ज़्यादा दिन के अगर आप वैसे ही जाकर रिश्ते ढूंढते फिरते हैं, आपको पता है कि रिश्तों के तरह मसला है हमारे माशरे के अंदर, आप रिश्ते ढूंढते फिरते हैं और उसकी जांच पड़ताल कराने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा कोई चीज़ सही निकलती है, कई दफ़ा आपको पता चलता है कि उन्हें जो चीज़ बताई थी वैसे नहीं है। तो उसने कहा था ये चीज़ हमारे आम है कि हमारे माशरे में इसका बिल्कुल उल्टा है। वो ये है कि अगर आपका दोस्त है, अगर आपकी बहन को पसंद करता है तो वो इसको इतना सख्त लेते हैं, तो वो कहते हैं देखो दोस्ती इसलिए रखी हुई थी कि मेरी बहन पर नज़र थी। इसमें कई हकीकत भी है इसके अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमने अपने लिए खुद ही मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये माशरा जो है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे माशरे में दोस्त जो होता है वो अगर अच्छे किरदार का मालिक भी हो, उसका घर बार भी अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी अगर वो अपने दोस्त के घर रिश्ता लेकर चले जाए तो उसको एक बहुत ही बुरा समझते हैं। वो एक किस्म की वो लड़ाई के ऊपर बात आ जाती है और वो एक किस्म के अना का मसला बन जाता है, वो इज़्ज़त का मसला बन जाता है। जो क्योंकि हमारा माशरा का मैं यहाँ बैठ कर किसी कौम को बुरा बुला नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप इसको अच्छे समझते हैं कि हम
हाँ कि हमारा ताल्लुक बड़े सगीर पारक हिंद से, हम हिंदुओं के साथ हमारे ये किस्म के हिंदुओं की कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है जिसके साथ हम पले बड़े हैं और आज तक हम उसे बाहर नहीं निकल सके। उसी को हमने इस्लाम और कल्चर का रंग दे के आज अपने लिए मुश्किल पैदा की हुई हैं। अब ये मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये कि हम जो समझते हैं वो कि हम बहुत ज़्यादा इस्लामी हैं, तो ये वो भी इस्लाम वही मुसलमान था लेबनान का, तो ये एक उनके माशरे में ये उनके माशरे की इक़दार ये और हमारे माशरे की इक़दार ये डिफरेंट है। हमारे माशरे में जो अरेंज मैरिज होती है उसका अक्सर मकसद ये होता है, जो मैं समझता हूँ कि वालिदैन समझते हैं कि उनकी बेटी जो है और बेटा जो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और जो अगर लड़का हो लड़की हो अच्छे किरदार के मालिक हो उसके, और वो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हो, और बाद में क्योंकि ज़िंदगी में जो होता है ये कि सिर्फ लव से ज़िंदगी तो नहीं गुजरती ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए इसके अलावा भी और चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसके अंदर अच्छा घर होता है, आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो वालिदैन की कोशिश ये होती है एक अच्छा और इज़्ज़तदार घराने के अंदर आपका रिश्ता हो जाए। तो वो मैं वालिदैन की जो कोशिश होती है, जो वालिदैन का जो मकसद होता है वो भी बुरी चीज़ नहीं है अरेंज मैरिज के अंदर। अक्सर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है उसके अंदर। जिस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह आजकल के माशरे में डेटिंग ऐप है, डेटिंग ऐप का मकसद क्या होता है, एक दूसरे को मिलाना, रिश्ते करने वाले होते हैं, मैच मेकिंग होते हैं, वो भी इसी ऐसे करते हैं। वालिदैन भी एक मैच मेकर का ही किरदार अदा करते हैं। वालिदैन का मकसद ये होता है कि एक अच्छा मैच आपस में करा दिया जाए, क्योंकि अब अब वालिदैन ऐसे तो नहीं कर सकते कि घर में बैठ जाए अपनी बेटी को या बेटे को जाओ भी बाहर से कोई लड़का और लड़की जाकर ढूंढ के ले आओ, हमें मंजूर है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि ये आप माशरे में ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा करने से बुराई फैलेगी और कई मसले इंसान का शिकार होंगे। यहाँ भी अक्सर लोग जो हैं, बेशक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है, यहाँ भी अक्सर लोगों को अपनी लड़का और लड़की ढूंढने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कि ये जो अरेंज मैरिज है ये भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें वालिदैन की कोशिश यही होती है कि अपनी औलाद के लिए, अपने जिसमें लड़का और ख़ास तौर पर जो लड़की के लिए एक अच्छे रिश्ते को ढूंढें, ताकि उनकी बच्ची जो होती है, उनकी बेटी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब वालिदैन इसके अंदर अपनी अना और ज़िद को और अपनी ज़ात को ऊपर ले आते हैं, और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम पेश आती है। उसके बाद जो होता ये है, एक और चीज़ होती है, जब जहेज़ का मसला पेश आता है तो अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, जो कुछ देना है अपनी बेटी को देना है। अब ये देखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये भी कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं करनी तो आप सीधा कहते हैं हमने चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन ये क्या होता है कि हमने, क्योंकि हम अंदर मुनाफ़िक लोग हैं ना, इसलिए इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि क़यामत का दिन सबसे जो कम तर मकाम होगा वो काफिर का भी नहीं होगा, मुनाफ़िक का होगा। क्योंकि मुनाफ़िक जो होता है वो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होता है, और इसलिए हमारा माशरा जो है बिगाड़ का शिकार है। दूसरा प्रॉब्लम जो पेश आता है वो ये आता है कि लड़की के लिए जब अरेंज मैरिज होती है उसमें अक्सर मैं अब देखा कि एक तो रिश्तों का ऑलरेडी मसला होता है, दूसरा मसला हम ये पैदा कर देते हैं, हम कहते हैं ये हम अपने खानदान में रिश्ता नहीं करते। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि अगर उनके कोई अच्छा रिश्ता चला भी जाए किसी लड़के का, वो कहते हैं ये हम उनको कोई और वजह नहीं मिलेगी, अगर उनको तो सीधा कहना कि हम अपने खानदान में बात शादी नहीं करते, हम अपनी ज़ात से बात शादी नहीं करते। अब मुझे बताओ क्या ये इस्लाम है? वैसे तो हम इस्लाम के लिए बड़े नारे मारते हैं और हम कहते हैं कि ये हम अपनी जान भी हमारी कुर्बान कर देंगे। और भाई जान कुर्बान करने की दूर की बात है, पहले अपनी अना को कुर्बान करो। जान तो बात की बात है, जान तो बिल्कुल अल्लाह ताला को हमारी जान नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मौत जो है वो बरहक है, मौत आगे रहनी है भाईजान, वो आपने कोई सहन नहीं करना किसी के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि आप अपनी अल्लाह को आपकी जान की कुर्बानी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को आपकी अना को चाहिए कि अपनी अना को ख़त्म करें और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। हम एक तो रिश्तों का ऑलरेडी मसला होता है, उसके अंदर जो दूसरा मसला जो पैदा कर देते हैं वो ये होता है कि अपनी ज़ात के अंदर अपना करना बंद किया हुआ। कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती है कि जब हम उसका मकसद को पाने के लिए जो रास्ते इख्तियार करते हैं उसको कहते हैं, और मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम अपने किए फैसलों को कहते हैं ये सबसे अच्छा, बाकी सब चीज़ गलत है। मसला वहाँ पैदा होता है। अगर अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी चीज़ है और यही मिसाल का हाल है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अक्सर मैरिज अरेंज मैरिज हुई हैं। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि अरेंज मैरिज अक्सर मैरिजेस के बाद, अक्सर शादियों के बाद महीने के बाद ही मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर तो अरेंज मैरिज ही बेस्ट मैरिज है, तो फिर जितनी भी अरेंज मैरिज ज़्यादातर हुई हैं, ज़्यादातर अरेंज मैरिज हुई हैं, फिर तो उनके मसले मसाइल ही पेश ना आए भाईजान। फिर तो ज़िंदगी जो है बड़ी जन्नत की तरह हम आपकी बेटी गुजारे, ये बेटा जो है ज़िंदगी जन्नत की तरह गुजारें, जहाँ पे शादी हो बड़ी खुशहाल शादियाँ गुजरें। लेकिन वो शादी खुशहाल क्यों नहीं गुजरती? वो शादियाँ शादी से नहीं गुजरती कि अक्सर फैसले जो होते हैं वो इंसाफ पे नहीं हुए होते। अक्सर फैसले जो होते हैं वो अना के ऊपर, ज़िद के ऊपर, मजबूरी के तहत भी हुए होते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। ऊपर से कोई मसला ये भी है कि जो लड़के हैं, हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जब शादी होती है तो वो जब शादी होने लगती है तो वो वैसे तो बड़ी बातें कर रहे होते हैं, मैं दुनिया बदल दूंगा, जबकि शादी वाले दिन अक्सर हमारे जो मर्द हज़रात होते हैं वो जिस बेड पर सो होते हैं वो भी उसकी बीवी का लाया बेड ही होता है। अब ये किस तरह का इंसाफ है? और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो अरबों में जो शादी होती है उसमें लड़का जो है वो जेद प्रोवाइड करता है, लड़की प्रोवाइड नहीं करती। लड़कियों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। यहाँ पे उल्टा साहब है कि आप अपनी बेटी दे रहे होते हैं, एक ऊपर जहेज दे रहे होते हैं, और जब लड़का जो फन खान बना होता है पहले वो उसी बेड पर सो रहा होता है।
मैं फाइनली आपको ये कहूँगा अरेंज मैरिज बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फैसले जो है वो अगर इंसाफ के ऊपर हों, अगर वो इस्लाम के असूलों के ऊपर हों, जिस तरह देखिए मेरी बात सुनें, या तो अपने असूल पर चलें या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल पर चलें, क्योंकि सिर्फ बातें कहने से आप मकासद को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स तो ये है कि हम सादगी से ज़िंदगी गुजारें और अपनी अना को आगे न रखें फैसला करते वक्त, हम इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़ें और किसी जो बंदा मजबूर है उसकी मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं। लेकिन हम उसका उल्ट करते हैं। अगर तो आपने इस तरह के फैसले करने हैं तो अरेंज मैरिज बिल्कुल गलत है। अब आते हैं लव मैरिज की तरफ। लव मैरिज के अंदर होता है लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं। हमारे माशरे में अक्सर इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, वो इसलिए बुरा समझते हैं, वो समझते हैं ये मगरब की दी हुई एक चीज़ है, मगरब की जलकार है, वहाँ पर लोग जो हैं एक दूसरे को जिससे चाहता है मिलते हैं, सोते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा भी नहीं है। देखिए होता ये कि जब हमारे माशरे में जब इस्लाम में किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर मसला क्या है। अब लव मैरिज के मसले मिसाल कहाँ पेश आते हैं? लव मैरिज के मसले मिसाल उस वक्त पेश आते हैं कि लड़के का मसला शादी करना नहीं होता, उसका सिर्फ टाइम गुजारना होता है। लव मैरिज का मसला सिर्फ उस वक्त पेश आता है। और मैं समझता हूँ कि अक्सर माशरे में लोग लव मैरिज का बुरा क्यों समझते हैं, लेकिन इसके आप एक ब्रश के साथ हर चीज़ का पेंट नहीं कर सकते। आप हर बंदे को इसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते। कोई हमारे माशरे के जिस तरह वालिदैन का एक माइंड सेट है, इस लड़कों का भी माइंड सेट है। कोई माशरे में मैं कह चुका हूँ कि माशरा तबाह उस वक्त होता है जब अखलाकी तौर पर गिर जाता है, और जब माशरा अखलाकी तौर पर गिरता है पूरा माशरा गिरता है। सिर्फ ये नहीं तो सिर्फ वालिदैन का मसला होता है, जो लड़कों का मसला भी है। मैंने अक्सर वहाँ देखा लड़के कहते हैं यार लड़की जैसे मेरे साथ फंसी है ना, वो किस तरह फंस सकती है, मैं तो शादी नहीं करनी, ये सिर्फ वैसे ही है। अब मेरा अक्सर उनसे सवाल ये होता है, जो अब पहले भी यही होता था कि भाईजान वो लड़की तुम्हारे से इसलिए फंसी तो तुमने इसको ख्वाब दिखाए हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हो, वो भी इंसान है, तुम्हारी बातों में आ गई और तुमने उसकी मोहब्बत का इज़हार किया। ये एक नेचुरल अमल है कि जब बंदे एक दूसरे मोहब्बत से बात करते हैं और जो एक दूसरे की मोहब्बत हो जाती है, ये कुदरती अमल है। और बाद में ये बुलशिट किस्म की बात कहना और ये इस तरह की बात कहना कि जो लड़की मेरे से फंस सकती है, हर एक से फंस सकती है, मैं तो शादी वहाँ करूँगा जहाँ मेरे माँ बाप जो कहेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि हमने अपने लिए कोई और असूल बना दिए हुए हैं और दूसरों की बेटी के लिए कोई और असूल बना दिए हुए हैं। अगर कोई हमारी बहन के बारे में, बेटी के बारे में ऐसी बात करे तो उसको कत्ल करने पे आ जाते हैं, और दूसरे की बहन बेटी को समझते हैं कि ये तो वैसा ही है और ये जिसको हम जिसको जैसा भी सलूक कर सकते हैं। तो आप यहाँ समझते हैं, इसलिए लव मैरिज के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं जब लड़कों का बंदों का माइंडसेट ऐसा होता है। दूसरी बात यह है कि लव मैरिज के अंदर दूसरी मसला ये होता है कि जब लव मैरिज होती है उसके अंदर से कुछ जज्बात का इजहार ज़्यादा होता है, जज्बात का अमल दखल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकलिटी जो होती है उसमें थोड़ी कम होती है। लाइफ जो होती है उसे लव के साथ तो नहीं गुजर सकती ना। लाइफ में लव के अलावा भी और भी मसले मसाइल होते हैं जिसमें आपने रहना सहना होता है और भी उसके आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं और ये चीज़ें भी होती हैं। उस चीज़ का ख्याल उस वक्त नहीं होता, लेकिन वो होता ये है क्योंकि जब लव मैरिज होती है एक तो माशरा आपके खिलाफ होता है, फिर घर के अंदर टेंशन होती है, वालिदैन उसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो बेटी लोग कहेंगे, लोग ही कहेंगे धी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है उन्हें लव मैरिज की है। वो उस चीज़ को क्योंकि वो वालिदैन अपनी बेटी या बेटे के बारे में नहीं सोच रहे होते, माशरे के बारे में सोच रहे होते हैं। क्योंकि माशरा जो होता है वो माशरे जो होता है वो अपनी गलाजत के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो दूसरे में उंगली उठाता है। इसलिए हर बंदा जो होता है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी मकसद यही होता है कि वो अपने अपनी इज़्ज़त को किसी न किसी बचा कर रखें। इसी वजह से कई दफ़ा गलत फैसले हो जाते हैं और लव मैरिज को बुरा समझा जाता है और वो ग्रेट प्रेशर होता है। वो अक्सर आप देखा भी होगा, इसलिए लव मैरिज के अंदर जो होता है कई दफ़ा कई किस्से पेश आ चुके हैं जिस पर लड़का लड़की आपस में घर से भाग जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, उनको जान का खतरा होता है। उसमें कई केस ऐसे पेश आ चुके हैं कि बाद में उनका बहला पुसला घर पर ले जाते हैं और कत्ल के केसेस पेश आए हैं क्योंकि उनको गैर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। अब मुझे वो गैर के नाम पर कत्ल की भी आज तक समझ नहीं आ सकी कि जब आप उनको कत्ल ही कर दिया, बाद में पूरे खानदान की बदनामी होगी, पूरा खानदान आपका टीवी पे भी आ गया और दुनिया के सामने आ गया, आप जेल में चले गए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, वहाँ गैरत बाकी क्या रह गई भाईजान? ये तो कोई गैरत नहीं है। जहालत के ज़माने में ऐसा होता था। लव मैरिज में प्रॉब्लम ये उस वक्त ज़्यादा पेश आती है जब वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के साथ दोस्ती के साथ नहीं रह रहे होते, वो उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उनसे दोस्ती नहीं करते ताकि बच्चे जो होते हैं वालिदैन के साथ अपने दिल की बात कर सकें। वो एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप की वजह से ऐसा होता है कि कोई सब कुछ जो होता है वो एक आप कहते हैं अंडरग्राउंड हो रहा होता है, बहुत छुपा के हो रहा होता है। तो एकदम जब बात सामने आती है तो एक किस्म का वालिदैन भी शौक में आ जाते हैं, उनका इज़्ज़त और गैप का मसला पड़ जाता है कि खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मोहल्लेदार क्या कहेंगे। वो उसके अंदर सब कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं। ज़िंदगी में कोई फैसला करना हो ना, दो हालतों में ना करें, या बहुत गुस्से में हो या बहुत खुश हो।
को जब आप बहुत गुस्से में होंगे उस वक्त कोई फैसला करेंगे वो फैसला गलत भी हो सकता है, बाद में पछताएंगे। और जब आप बहुत खुश होंगे उस वक्त फैसला करेंगे, वो होता है कई दफ़ा फैसला जो होगा आप कोई बात ऐसी भी कह सकते हैं जो बाद में आप पूरी ना कर सके, वो खुश होंगे, आप कोई बात भी कह देंगे ये जी मैं ऐसा कर दूंगा, और बाद में आपको पूरा नहीं कर सकेंगे, फिर आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। इसलिए आप कोशिश करेंगे जब जो भी फैसला करें और ठंडे दिमाग से करें, वो फैसला उस ना बहुत गुस्से में करें ना बहुत खुशी में करें। तो इसलिए वो अक्सर फैसले बहुत गुस्से में होते हैं, बाद में पछतावा होता है, पूरा खानदान बदनाम होता है, आपके लिए एक बदनामी का बायस बनता है। और लव मैरिज के अंदर भी मैं अब जो लड़का लड़की है जिनको लव मैरिज होती है, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि जब आप देखें आप इस माशरे में रह रहे हैं और ये हमारे माशरे की इक़दार डिफरेंट है, और लव मैरिज जो मोहब्बत होना कोई बुरी बात नहीं है भाई, मोहब्बत होना कोई बुरी बात नहीं है, आप इसलिए मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोशिश करें कि अपने वालिदैन को भी इत्मीनान में लें, क्योंकि पता है कि हमारे माशरे में इस चीज़ का अभी तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी बात, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे, जब उसके मोहब्बत का इजहार करें, जब उसके साथ मोहब्बत करें, और उसके मोहब्बत के अंदर खलूस और सच्चाई होनी चाहिए, और उस कोशिश करें कि उसकी इज़्ज़त करें जिस तरह आप अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त करते हैं, और उस लाइन को क्रॉस ना करें कि जिस लाइन से क्रॉस करने का उस लाइन से क्रॉस करने के बाद जब सिर्फ पछतावा ही रह जाए और इज़्ज़त में क्या खरफ आए। आप समझ रहे होंगे मैं किस लाइन की क्रॉस कर रहा हूँ, कि आप उसके साथ इज़्ज़त के साथ रहें, ताकि कल को ना आपके लिए मसला पेश आए ना उस लड़की के लिए मसला पेश आए। और पता है कि हमारा माशरा जो है वो लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो वो उसको फिर भी कवर हो जाता है, लड़की पर इल्ज़ाम लग जाए तो फिर कवर होना मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपकी दरख्वास्त है, जब लव करें तो सच्चे दिल से करें, खलूस से करें, वालिदैन को इत्मीनान में लें, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं अपने दिल की बात, पहले अपने आप को किसी मकाम पर खड़ा करें, अपने आप को कम से कम इस काबिल करें कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, और आपके अंदर कोई ऐसी बात हो ताकि वालिदैन आपकी बात को सुने, और उनको पता लगे यार इस बंदे ने कुछ ना कुछ हासिल की है, कुछ इस काबिल हो गया, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। और लड़की के लिए और लड़की वाली साइड पे मैं कहूँगा कि लड़की के होता ये है कि यार लड़की बहुत पुरइत्मीनान हो, इस काबिल हो तो बात कर सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे वालिदैन ने दरख्वास्त है कि बेटी को समझने की कोशिश करें, वो भी इंसान है, वो भी उसको आप दुनिया में लेके आए हैं, वो भी इंसान है, वो दुनिया में आई, उसने भी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। आपका एक फैसला, गलत फैसला उसकी पूरी सारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि आप गैप के इल्म तो नहीं ना जानते, गैप के इल्म तो अल्लाह ताला जानता है। आपका जिस तरह आपकी कई ख्वाहिशात हो सकती हैं जो आप पूरी नहीं हुई, तो एक वो टाइम डिफरेंट था, अब वक्त बिल्कुल बदल चुका हुआ, अब एक टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आप अपने फैसले थोड़ी देर के मसले तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर पछतावा रह जाता है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब भी फैसला करें अपनी बेटी को सुने, उसको समझने की कोशिश करें, और बाद में लड़के से मिलने में कोई हर्ज नहीं, लड़के से मिलें, उससे मिलें, अगर वो लड़का अगर अच्छा तो बिल्कुल शादी करने में कोई हर्ज नहीं, जब इस्लाम के शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, और ये इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है। इस्लाम लड़की को इजाज़त देता है इस चीज़ की कि दोनों की मर्ज़ी शामिल हो। हाँ, मैं अब ये समझता हूँ कि आप उसके अंदर बिल्कुल ही गैर अखलाकी हरकतें और गैर अखलाकी हरकतें और इस चीज़ों को आप इजाज़त नहीं दे सकते जिसके ऊपर माशरे में खरफ है, मैं चीज़ को समझता हूँ। और हमारे अक्सर लोग कहते हैं ये बाहर वेस्ट के अंदर ये वहाँ पे तो बहुत खुला माहौल है, वहाँ लड़कियाँ जिसका रोल लड़के बदल रही होती हैं, ऐसी बात भी नहीं है। देखें ये अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे माशरे में भी हैं, आपको पता भी यहाँ कब्रों से निकाल के भी लोगों के रेप किए गए हैं। वहाँ बाहर के माशरे में जो चीज़ ओपन है वहाँ यहाँ भी कई लोग चीज़ को बड़ा समझते हैं कई चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे लोग वहाँ पे बात ये है कि लड़का और लड़की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी मोहब्बत होती है, अगर आपस में अगर उनकी जुदाई भी होती है, अगर मोहब्बत होती है, बाद में अगर उनके आपस में ताल्लुक ख़त्म भी होते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, किसी पर नहीं डालते। और मेरी घर वालों से भी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको पता चलता है कि आप लड़का और लड़की को अगर किससे मोहब्बत हो गई है तो उसको समझने की कोशिश करें। एक चीज़ तो ये चीज़ होगी, एक तो आप इसमें अल्लाह की रज़ामंदी भी होगी, क्योंकि उसमें ये होगा कि दोनों की मर्ज़ी शामिल है। उसको लव को रेंज में बदल दें, मतलब है आप उस लव भी शामिल है, उसके अंदर रेंज भी शामिल हो जाएगी। उनके घर वालों से मिलें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर से अनाग ख़त्म करें और ज़ात पात की चीज़ों से बाहर निकलें, और उसमें कोशिश करें कि अगर दोनों लड़का और लड़की आपस में खुश हैं और आपस में मोहब्बत शादी कर रहे हैं, उसके अंदर उसमें अपनी रज़ामंदी शामिल करके उसकी रहमतों में इजाफा करें, उनके लिए ये चीज़ें ब्लेसिंग साबित होंगी। और कल को अगर मसले मसाइल पैदा होंगे वो लड़का और लड़की जो होंगे वो इस चीज़ का जिम्मेदारी को महसूस करेंगे, क्योंकि उनका अपना फैसला होगा। वो चीज़ को समझेगा कि हमने अपना खुद फैसला किया हुआ है, हमने जो मुश्किल हालात आए हैं उनका खुद मुकाबला करना है। इस तरह आपकी ज़िंदगी में भी सुकून पैदा होगा। उससे क्या होगा कि हमारे माशरे के अंदर ये कोई बुरी बात नहीं है, और माशरे के अंदर जो काफ़ी बिगाड़ पैदा होया हुआ है उसके अंदर कमी आने में मदद मिलेगी। दूसरा, लड़का और लड़की से मेरी दरख्वास्त ये है कि जब लव मैरिज करें, आपको आजकल मोबाइल का दौर है, कई वाक़े ऐसे पेश आ चुके हैं जिसमें वो एक दूसरे की वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरी लड़की से दरख्वास्त है, कुछ भी हो जाए, आप अपनी वीडियो कुछ भी हो जाए, आप अपनी कोई ऐसी तस्वीर या कोई वीडियो किसी लड़के के साथ शेयर ना करें जो बाद में आपके लिए पछतावे का सबब बने, वो लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
और वो लड़का कितना ही अच्छा अखलाक से ताल्लुक़ रखता हो, जैसा भी हो, मेरे आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कोई वीडियो और कोई पिक्चर ऐसी बिल्कुल उसके साथ शेयर ना करें जो आपके लिए बाद में सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाए। आप नॉर्मल पिक्चर जो होती है वो तो फेसबुक पे मौजूद होती है, आप बिल्कुल वो शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक ख़ास लाइन को क्रॉस ना करें। फाइनली मेरी आपसे दरख्वास्त है, जिसमें वालिदैन भी शामिल हैं, लड़का और लड़की भी शामिल हैं और सब माशरे के लोग शामिल हैं, या तो आप अपनी अना, लालच और ज़िद की जो गुलाम गर्दिशों के अंदर गुम हो जाएँ, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही गुलाम बन जाएँ, उनकी तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें। उससे अपने हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो गया उसके अंदर कमी आएगी और लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके लिए मैं वालिदैन से दरख्वास्त है कि अब जब भी फैसला करें अपनी अना, ज़िद और लालच को साइड पर रखें, और लड़का लड़की से भी दरख्वास्त है कि अगर आपको मोहब्बत वगैरह होती है तो उसके अपने वालिदैन को शामिल करें, और उसके अंदर कोई ऐसी लाइन क्रॉस ना करें जो उनके लिए बाद में मसला मसाइल पैदा करे और जो उनके लिए बाद में पछतावा पैदा करे, और माशरे में कोई हमारे माशरे के अंदर और उनके माशरे के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो। इसलिए आपकी दरख्वास्त है कि आप दोनों चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो, मैं मादर चाहता हूँ मैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसको आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं अब आपको इस गार्डन में जो है, जो क्यू गार्डन है, जो सबसे बड़ी कलेक्शन है पौधों की, इसका विज़िट कराऊंगा। तो मैं अब आपका इसका विज़िट कराऊंगा, मैं बिहाइंड द कैमरा चला जाऊंगा अब, और आपको डिफरेंट जगह पर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको इस पूरे गार्डन का विज़िट कराऊंगा। मेरे हाथ में आप मैप देख रहे हैं, क्योंकि ये गार्डन बहुत बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको एक दिन में सब कुछ देखा जा सके। तो मैं कोशिश करूँगा जो इसकी अच्छी जो मशहूर प्लेसेस हैं उसका विज़िट करा सकूँ, ताकि पता चले कि ये गार्डन कितना ज़बरदस्त है। तो चलते हैं अब। ये गेट है ये यहाँ गेट से जो एंट्रेंस है अभी फ़िलहाल बंद की हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने ये जो एरिया, ये रिचमंड का एरिया है, यहाँ पे लंदन में जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन होल इंग्लैंड है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पार्क जो है बहुत खूबसूरत पार्क है, और ये ग्लास हाउस है, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अजीम ग्लास हाउस करार दिया गया है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो पौधों को प्रिजर्व किया गया है, महफूज किया गया है, वो सिर्फ यहाँ पे ही है। ये जापान की तर्ज पे बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्कुल सामने जो आप बिल्कुल देख रहे हैं। ये जो इंग्लैंड का एक प्रिंस था, उसने ये तोहफा दिया था अपनी लवर को, जिससे मोहब्बत करता था प्रिंसेस से। ये उसने उसकी याद में बनाया था, उसकी मोहब्बत में बनाया था। ये हम ग्लास हाउस के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका के से पौधे लाए गए हैं, इनको महफूज किया गया यहाँ पे अफ्रीका के लिहाज से। तो ये आप अंदर से देख सकते हैं, ये ग्लास बिल्डिंग के अंदर। हम ये बिल्डिंग के बैक साइड पे, तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पौधों को किस तरह महफूज किया हुआ है। ये दरख्त वगैरह भी हैं, ये भी सारे एक ऐसे दरख्त नहीं लगाए हुए, इनको बाकायदा तौर पर महफूज किया गया है, उनकी पूरी हिस्ट्री है जो सारी लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आया था जी, मैं कहा था चलो ये दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे, ये वॉक बनाई हुई है जो दरख्तों के दरमियान, लेकिन इसको क्लोज़ किया गया है वो कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने ये वॉक बनाई हुई है, ये ज़बरदस्त वॉक थी, यहाँ से पूरा पार्क नज़र आना था, लेकिन फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर ये क्लोज़ है, तो अभी इस पर नहीं जा सकते। ये बहुत ही पुराना दरख्त जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने, बहुत यूनिक है, जिसको इन्होंने महफूज किया हुआ है। आप ये पार्क को देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा पार्क है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके डिफरेंट हिस्से दिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि हर ट्री के ऊपर निशान लगाया है, उनका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है इस ट्री के बारे में। ये एक और तरफ से देख सकते हैं आप पार्क को, और जो सामने है जो बिल्डिंग वाइट कलर की नज़र आ रही है, रॉयल किचन है। जब किंग की जब रिहाइश यहाँ पर होती थी तो यहाँ पर खाना खुना इस बिल्डिंग में तैयार होता था। ये जो हम शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो कैसे रहती हैं, कैसे पौधे वगैरह पे आती हैं, वो सब कुछ थी, ये वो जगह बनाई हुई है उन्होंने। तो वहाँ का जो शहद की मक्खी का जो घर होता है वो कैसे सारी साइंस अब वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ पे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये शहद का जो मक्खियाँ जहाँ पे होती हैं, जहाँ वो शहद बनाती हैं, जैसे शहद का जो कहते हैं छत्ता वगैरह पर कहते हैं, जो भी कहते हैं ये उसको, तो वो यहाँ पर जो शहद बनाती है वो किस तरह का होता है अंदर से। आपको पता नहीं वो साउंड भी आ रहा होगा, सुन रहे होंगे। वो सारे शहद की मक्खियाँ जो साउंड क्रिएट करती है ना, उसको भी क्रिएट किया गया है सारा। हम इसके अंदर जा रहे हैं।
ये जो साउंड आ रहा है ये मक्खियों का साउंड नेचुरल क्रिएट किया गया है। ये जी यहाँ पे वॉक है, यहाँ पे जैसे ग्रेट ब्रॉड वॉक कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त वॉक बनाई हुई है इन्होंने, आप ये देख सकते हैं। ज़बरदस्त वॉक बनाई हुई है इन्होंने चलने के लिए, आप देख सकते हैं। हम इस टाइम पाम हाउस के बाहर हैं, ये यहाँ की एक और क्लास बिल्डिंग है और ये सामने बड़ा ज़बरदस्त आप देख सकते हैं लोकेशन। ये पाम हाउस जो अंदर से है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रॉपिकल तरीके से बनाया हुआ है। अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी है और काफ़ी गर्मी है।